हेलो एस्पिरेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 25 जनवरी के न्यूज़। ट्रम्प एंड ईरान ADHD have shorter life expectancy. US begins deportation. How many Indians could be impacted? ठीक है। ओला डिफरेंशियल प्राइसिंग अंडर स्कैनर। एंड्रॉयड और ओएस मेक अ डिफरेंस। ठीक है, iOS पे ज़्यादा दिखाता है रेट और एंड्रॉयड पे कम। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम इक्वालिटी एंड डिग्निटी नीड टू बी सेफगार्डेड। जनरल सेक्रेटरी CPI। ठीक है, थोड़ा सा नेगेटिव टोन जाता है इनका। द 75-year milestone constitution has served us well. कल्टिवेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन मॉडल इज वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, देखेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमारा पता है 26 जनवरी को क्या होता है। कोर टिकटॉक एंड प्रेसिडेंट। न्यू ऑयल सोशल मीडिया। हाईली कम्पिटिटिव ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ऑस्ट्रेलियन ओपन्स एनिमेटेड स्ट्रीमिंग इज डेमोक्रेटाइजिंग एक्सेस। ठीक है। बजट्स कंटेक्स्ट। नॉट द इम्प्रेसिव रिजल्ट्स ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट कंज्यूमर गुड्स सेलर सीमेंट मेकर एंड प्राइवेट लेंडर टेल अ लार्जर स्टोरी। दिल्ली एंड जकार्ता इंडोनेशिया। इंडिया इंडोनेशिया क्या देखेंगे। A lot done more to do. Reflection on the eve of the 17th रिपब्लिक डे देख सकते हैं ये भी। चलिए, तो पहला वाला बड़ा ही देखते हैं। Constitution is not a mere lawyer's document. It is a vehicle of life and its spirit is always the spirit of the age. B.R. अम्बेडकर। चलिए, सही है। लिविंग डॉक्यूमेंट बोला जाता है इसे। देखते हैं। Emerging from colonial rule, India that is Bharat saw its people transform into empowered citizens, putting together its constitution of full-fledged democracy with universal adult franchise. This bold assertion of the nation's democratic identity was in the wake of unparalleled sectarian violence. Thus, did we step out from the old to new with hopes in our hearts and a resolve to succeed. Many were the prophets who predicted the quick collapse of our carefully drafted constitution, a finely balanced system of governance, democratic freedoms to its citizens, a guarantee of equality in form and substance, assurance of dignity and fraternity to everyone, and universal adult suffrage at a time when Western nations did not provide such guarantees of equal participation or universal suffrage. अच्छा, ठीक है। ग्रॉस कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज डिग्निटी फ्रेटर्निटी। ठीक है, कंक्लूजन देखते। Lastly, efforts towards mitigating the disastrous impact of climate change on our geographical diversity and need of the hour। ठीक है, मोटा मोटा तौर पर तो वही डिस्कस किया है कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या हमें दे सकता है, दिया है एक्चुअली, और हमें और क्या चाहिए। तो वही है, पढ़ सकते हो आप। मोर लाइक ऐसे टाइप लग रहा है मुझे ये आर्टिकल। तो देखते हैं। अभी इंडिया है जकार्ता देखते हैं। As Indo-Pacific becomes a principal arena of global contestation, India and Indonesia need to reboot ties। देखो, इंडिया और इंडोनेशिया, आप मैप निकालिए। इंडिया यहाँ पर है, इंडोनेशिया नीचे इधर किधर तो है, और ये है पूरा पैसिफिक ओशन इधर से पूरा इतना बड़ा। तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना का एक मेजर इम्पैक्ट रहता ही है ये पूरा पैसिफिक ओशन में। और एक बोल सकते हैं, जब इधर के जब टाइज बढ़ जाते हैं ना हमारे, तो एक अच्छा एक डेटरेंस क्रिएट हो जाता है चाइना के ऊपर। तो चलिए देखते हैं। फ्यू नेशंस इन द वर्ल्ड आउटसाइड द सबकॉन्टिनेंट आर क्लोजर टू इंडिया इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड मॉडर्न पॉलिटिकल ओरिएंटेशन देन इंडोनेशिया। Yet the relationship has never acquired the quantitative intensity and qualitative salience that it deserves. The visit of Indonesia's President Prabowo, ठीक है जो भी है, is this week to Delhi as a chief guest as this year रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो अभी के जो रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट है वो कौन है, इंडोनेशिया के हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट है, इनका नाम ये है।
will hopefully help lend the much needed strategic content strategically बहुत important Indonesia to the bilateral relationship. Indonesian leaders have been among the most frequent guests at the annual R Day. R Day मतलब क्या? Republic Day celebrations. Indonesian leader Sukarno was indeed the chief guest at the very first such celebration 1950. तो 1950 में इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आए थे. For a productive bilateral relationship and the shared leadership of post-colonial Asia as the founding members of the non-aligned movement. अच्छा, non-aligned movement आपको पता है? नहीं पता है तो कोई बात नहीं है. As Delhi and Jakarta drifted apart during the Cold War, it was only since the 1990s when India sought to reconnect with Southeast Asia that the relationship with Indonesia has begun to grow. Despite India's Act East policy, the importance of the Delhi attaches to the Indo-Pacific. India's partnership with Indonesia remains well below its potential. तो मोटा मोटा तौर पर क्या बोला इन्होंने? तो भले हमारा अगर देखा जाए तो बहुत कम नेशन है ऐसे जो सब कॉन्टिनेंट जो है हमारा इंडिया उसके साथ तालमेल रखता है उनके सब कॉन्टिनेंट को छोड़ के अगर देखा जाए तो. और स्पेशली अगर इंडोनेशिया की बात की जाए तो हमारा ज्योग्राफी है उसमें, हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू है, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू है, इवन पॉलिटिकल ओरिएंटेशन भी है इसमें. तो काफ़ी ज़्यादा हद तक ये हमारा रिलेशन जो कि है अच्छा रखा है हमने. और अगर हम जितना अच्छा रखेंगे उतना स्ट्रेटेजिकली हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है वो. जैसे मैंने बताया पैसिफिक ओशन है, इवन स्टेट ऑफ मलाक्का भी आता है. स्टेट ऑफ मलाक्का क्या है मुझे बताना. अगर बात की जाए हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारा 1950 से हमारा अच्छा रिलेशन रहा है जैसे हम आज़ाद हो गए. पर बाद में थोड़ा सा कोल्ड वॉर हुआ था तो उसके वजह से थोड़ा चला. फिर बाद में 1990s में हमने फिर से रिकनेक्ट किया साउथ ईस्ट एशिया के. जैसे कि इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी आ गई थी. एक्ट ईस्ट मतलब क्या? हम जो ईस्ट वाले जो है हमारे नेशन हमारे ईस्ट में, तो उनके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा. हमारा उससे जो रिलेशन है वो अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे हम. ये सब था इसमें. प्रेसिडेंट सुबियांटोज विजिट वही है ना, हाँ ठीक है. Should help the Indian establishment and the foreign policy community to better appreciate the strategic significance of Indonesia. It is the fourth largest by the population in the world. With its economy 1.4 trillion, Indonesia is well poised to power its way into the top 10 economies of the world by 2030. As a large archipelagic nation, the thousands of Indonesian islands are the bridge between Indian and Pacific Oceans, the sea lines of communication traversing the Indonesian waters, from the lifeline of global commerce between East Asia, India, Africa, Middle East, and Europe. Rich in natural resources, Indonesia is vital for the economic growth of India and the rest of Asia. तो देखो अभी इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं कि हम जो है उन्होंने मदद करनी चाहिए हमारा स्टैटिस्टिक जो क्या बोलते हैं स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस बढ़ाने के लिए. और इकोनॉमी की बात की जाए तो ये टॉप 10 इकोनॉमीज में आते हैं. 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स की इनकी इकोनॉमी है. और बहुत सारे जो हजारों में आइलैंड्स हैं इंडोनेशिया के जो ब्रिज बनते हैं इंडिया और पैसिफिक ओशंस के लिए, तो वो भी एक अच्छा है. एक सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है अच्छे से ताकि जो कॉमर्स वगैरह ट्रेड वगैरह है वो इजीली हो सके. ठीक है. ईस्ट अफ्रीका, इंडिया, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, यूरोप, उसके साथ साथ हमारा अभी ईस्ट एशिया भी चल रहा है. As he arrives in India, the popular approval of Subianto, who took charge of the nation last October, is soaring beyond 80%. तो ठीक है. Coming to Delhi quite early in his tenure, the Indonesian president is well placed to give a big boost to the bilateral relationship. Delhi and Jakarta need to accelerate the trade relations currently at paltry $30 billion. A vigorous effort to deepen the interaction between the two economies, enhance connectivity, bring together the tech communities, intensify maritime security cooperation, step up military exchanges, and launch defense industrial collaboration. At a time when great power relations are in flux and the Indo-Pacific has become the principal arena of global contestation, Delhi and Jakarta need to rediscover the logic of bilateral and regional cooperation that brought them together in the middle of the 20th century. Delhi, however, will be wise to avoid viewing the relationship with Jakarta through the lens of China or crude geopolitical prism. Indonesia has a strong tradition of following balanced relations with all the major powers. Delhi should focus on advancing the partnership with Jakarta to realize the full potential of bilateral cooperation and promote peace prosperity in Asia. देखो मोटा मोटा तौर पर अगर बात की जाए ना तो हमने अच्छा खासा इवन इंडोनेशिया ने भी जो बड़े बड़े प्लेयर्स है मतलब कौन से जो बड़े बड़े मेजर पावर्स वाले हैं तो उनके साथ भी उन्होंने बैलेंस रिलेशन रखा है. तो इंडिया मतलब दिल्ली ने भी वैसे ही फोकस रखना चाहिए. और अब हमारी जो पार्टनरशिप है जकार्ता के साथ इवन इंडोनेशिया के साथ इन शॉर्ट तो वो अच्छे से करना चाहिए. बायलैटरल कोऑपरेशन अच्छे से बढ़ना चाहिए, फुल पोटेंशियल तक लेके जाना है और पीस और प्रोस्पेरिटी रहनी चाहिए एशिया में. तो ये सब पूरा आर्टिकल था. अच्छा था आर्टिकल शॉर्ट में. सीमेंट मार्केट ठीक है.
सीमेंट ये पूरा कंज्यूमर गुड सेलर, सीमेंट मेकर एंड प्राइवेट लेंडर टेलर लार्जर स्टोरी। हम बजट के टाइम देखेंगे वो। ठीक है। बियॉन्ड द चाइना फैक्टर इंडोनेशिया प्रेसिडेंट विजिट कुड बी न्यू टर्निंग पॉइंट ऑन। अभी ठीक है, अभी इस पर बहुत बॉल बाय बॉल कमेंट्री आएगी कि इधर अभी एशियन वाला इन्होंने एंगल दिया है, G20 वाला आ गया। फिर इधर क्या है, एशियन एशियन प्लस पॉलिसी। आपके लिए होमवर्क रहेगा। देखो थोड़ा थोड़ा होमवर्क अभी स्टार्ट करूंगा मैं। एशियन के बारे में मैंने तो किया ही है, वैसे आपको अगर देखा नहीं है तो पिछले अक्टूबर से स्टार्ट कीजिएगा देखने के लिए। एशियन प्लस क्या होता है और इंडिया है या नहीं इसमें एशियन प्लस में, मुझे बताना। ठीक है। ईस्ट एशिया समिट भी मैंने किया है वैसे पहले, तो वो भी बताना मुझे। अभी हम देखते हैं 75 ईयर माइलस्टोन। दिस ईयर मार्क्स 75 years ऑफ एडॉप्शन ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। जो बहुत छोटा फॉन्ट है, थोड़ा बड़ा करते हैं। The government has planned a year-long programs with the slogan "हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, Our Constitution, Our Pride" at a grand inaugural event held in the Central Hall of Parliament on November 26, 2024. President Draupadi Murmu called the Constitution the holiest book of our country. The making of the Constitution was an inspiring saga where every Indian should be proud of. Four aspects of our Constitution should be invoked: that pride, the struggle that preceded its making, the making itself, the content, and the journey in the last 75 years. देखो, सबसे पहली बात, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर हमें गर्व होना चाहिए। पहली बात तो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि देखो कॉन्स्टिट्यूशन का एक दो दिन वाला बात नहीं है। ये पूरी आज़ादी से, पूरी जो लड़ाई थी हमारी आज़ादी मिलने तक, और आज़ादी के बाद पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने को 2 से ढाई साल लगे हैं। और उसके बाद जो आगे की जर्नी 75 ईयर्स की, तो ये सब पूरा कॉन्स्टिट्यूट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशन। और देखा जाए तो हमारा पूरा देश कॉन्स्टिट्यूशन पे चल रहा है, आप मानो या ना मानो। ठीक है। The struggle for having our constitution began at least 25 years before the formation of the Constituent Assembly. The first ever Government of India Act 1858 came after the 1857 War of Independence. No Indian was involved in that process. 6 decades later came a new version, the Government of India Act 1990. By then, the Congress had emerged by a rallying as a rallying point of all nationalists. It raised a strong voice against the act and demanding that the not British government but the Indian legislature should have the authority to draft its constitution. देखो, ये थोड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं अभी। अगर देखा जाए तो फॉर्मेशन की बात कर रही है। तो पहला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858 में, क्यों आया था, तो 1857 का वॉर हुआ था, आपको पता है, 1857 से रिवोल्ट। ओके। तो उसमें क्या हुआ था, अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने की प्रोसेस चालू हो गई थी पूरा। तो उसमें कोई कोई इंडियन इन्वॉल्व भी नहीं थे। ठीक है। 6 दशक के बाद, मतलब ऑलमोस्ट 60 ईयर्स के बाद 1919 में एक एक्ट आया। उसमें भी बोला गया कि जो इंडियंस है वो नहीं रहेंगे, ब्रिटिश लोग ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो हमारा तब तक जो कांग्रेस था उनके पास ऑलमोस्ट एक नेशनल बॉडी हो गई थी तब तक। और तब वो जाके एक स्ट्रॉन्ग वॉइस रेज किया उन्होंने ये एक्ट के अगेंस्ट के, बोला कि भाई इंडियंस है, इंडियंस ही कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे। फिर स्वराज पार्टी, द पार्लियामेंट्री विंग ऑफ द कांग्रेस, रेज द इशू इन द लेजिस्लेटिव असेंबली 1924, डिमांडिंग दैट अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बी कन्वेंट टू नेगोशिएट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो उसके लिए अभी देखो, आपको पता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी। राउंड टेबल मतलब क्या रहता है मुझे बताना। एक राउंड टेबल रहता है, तो उसका क्या अभी, स्क्वायर टेबल भी रहता है, रेक्टेंगल भी रहता है, तो राउंड टेबल ही क्यों रखा, क्या लगता है आपको? देखो, आपको सिली क्वेश्चंस लगेंगे या लगे ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन क्वेश्चन रहता है। ठीक है। क्यूरियोसिटी मैटर्स। ठीक है, भले ए के बाद बी की बात है, वो भी क्वेश्चन रह सकता है, भले कितना भी फालतू लगे या फिर कैसे भी लगे, पर क्वेश्चनिंग करना ही चाहिए आपने। देखो, जब तक आपको वाई एंड हाउ का क्वेश्चन नहीं समझ में आता है ना, तब तक आपको बस रटना रहेगा। फिर ये रट के तो फायदा भी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि अभी अंडरस्टैंडिंग बेस पे आ रहे हैं पूरा। तो रटना तो बहुत दूर की बात होगी। आपको इतनी बार रिवाइज करना है कि वो एक बार आपने पढ़ लिया स्टेटमेंट, तो इंस्टिंक्ट ही आपको बोलना चाहिए कि भाई ये गलत है। पता नहीं कैसे पर गलत है, क्योंकि वो इंस्टिंक्ट आपको इनग्रेन रहता है आपके दिमाग में कि भाई ये गलत ही जा रहा है किधर। तो बात की बात है। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए हमने क्या बोला कि भाई ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें एक मीटिंग करनी चाहिए। तो उसी के लिए बोला गया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिठाए गए 1924 से। ठीक है। आगे मतलब 1929 के आसपास चालू हो गया था कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग नेगोशिएट करना है। Instead of giving a sympathetic ear to the demand, Secretary of State for India, Lord Birkenhead, challenged Indian leaders to produce a constitution which carries behind it a fair measure of general agreement among the great people of India. He also decided to further taunt them by appointing an all British Simon Commission for the review of constitution reforms needed. अभी देखो बर्किन हेड ने क्या बोला पता है, वो बोले
आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाओ मुझे, ठीक है? आपको इतना ही अच्छा लग रहा है ना, तो आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाओ। और उसके साथ साथ इन्होंने साइमन कमीशन भी भेज दिया था कि वो पूरा ब्रिटिश था। इसलिए हमने बोला ना साइमन गो बैक, तो इसके मेन रीजन तो वही था कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स के रिगार्डिंग बोल रहे हो और पूरा ब्रिटिश है, एक भी इंडियन नहीं है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने चले, तो इसके लिए साइमन गो बैक का लगाया था नारे। और फाइनली हमने कुछ इतना अच्छा खासा बनाया भी नहीं था। हमारा प्रॉब्लम आ रहा था क्योंकि मुस्लिम लीग भी थी और अलग पार्टीज भी थे कि वो भी मान नहीं रहे थे कि वो जो भी उन्होंने लेके गए थे प्रपोजल्स। कांग्रेस लीडरशिप एक्सेप्टेड द चैलेंज। मोतीलाल नेहरू लेड एन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, ये दिया है नीचे, ओके, मुझे लगा इस पर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कांग्रेस ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया कि भाई हम बनाएंगे। फिर मोतीलाल नेहरू लेड एन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन दैट आल्सो हैड Subhash Chandra Bose, Annie Besant, M.R. Jaikar, Jawaharlal Nehru, and a couple of Muslim League representatives. It came out with a draft constitution in 1928 known as the Nehru Report. देखो, मैं ये पूरा डिटेल में बोलने वाला था, फिर बोला बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, इसलिए नहीं बोला मैंने। पर ठीक है, अभी इन्होंने क्या बोला, कांग्रेस ने बोला ठीक है हम एक्सेप्ट कर रहे हैं आपका चैलेंज। मोतीलाल नेहरू जी ये लीडर थे ऑलमोस्ट, ये उन्होंने पूरा कॉन्फ्रेंस लीड किया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, ड्राफ्ट करने का। उनके साथ साथ बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज हमारे नेता थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस, एनी बेजेंट, जवाहरलाल नेहरू, और कुछ कुछ मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे। तो उन्होंने ड्राफ्ट किया और उसको बोल दिया नेहरू रिपोर्ट 1928 में। ठीक है, इसमें 22 चैप्टर थे, 88 आर्टिकल्स थे, एंड डेल्ट विद इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स लाइक फंडामेंटल राइट्स, बाइकैमरल पार्लियामेंट, डिवीजन ऑफ पावर्स, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, स्टेट सेंटर स्टेट रिलेशंस। इट अनइक्वो इक्विवोकली, ओहो क्या शब्द है, अनइक्विवोकली डिक्लेयर दैट यूनिवर्सल फ्रेंडशिप विल बी मॉडल फॉर इंडिया विद, मतलब एक तरफा, ठीक है, एक तरफे को क्या नाम है ये, इधर किसी ने अपोज नहीं किया, वो देखेंगे हम, ठीक है। A leading newspaper Excellent while Bergen got a very fitting reply. We have drawn the Magna Carta of our liberty. A call was given to Lahore Congress session in December 2010, the day of independence, January 26, 1930. It was commemorated that occasion that January 26, 1950 was chosen for the adoption of the कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो अभी क्या हुआ इधर, इन्होंने नेहरू रिपोर्ट बनाया, उसमें 22 चैप्टर थे, 28 आर्टिकल्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पे उन्होंने बात की, जैसे फंडामेंटल राइट्स आ गए, डिवीजन ऑफ पावर्स आ गए। अगर आपने पॉलिटिकल कोर्स में देखा तो मैंने पूरा डिटेल में इसको डिस्कस किया है बाय द वे, ये पूरी प्रोसेस की जर्नी को। तो आप देख सकते हो, पॉलिटिकल कोर्स है ऐप में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अगर आपने लिया है तो अच्छी बात है। अगर आप बिगनर हो तो पहले एनसीईआरटी का कोर्स लिए, ठीक है, एनसीईआरटी का कोर्स है 11th स्टैंडर्ड का, 2 एनसीईआरटी है, काफी डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। और जब ये आपका खत्म हो जाए तो फिर आप शिफ्ट हो सकते हैं लक्ष्मीकांत वाले। एवरी सिटीजन 21 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव सिक्योरिंग वोटिंग राइट्स। अभी देखो इसमें क्या हुआ, इन्होंने डिस्कस किया और इन्होंने क्या बोला, जो यूनिवर्सल अर्बन फ्रेंचाइजी है तो उसको एक तरफा ही बोल दिया कि भाई ये जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। जो भी सिटीजन 21 साल के ऊपर है वो उनके पास वोटिंग राइट्स होने चाहिए। तो ये सब हुआ, इन्होंने बोला कि भाई हम डे ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करेंगे हमारा 26 जनवरी 1930 को, ठीक है। उन्होंने बोला कि भाई हमारा इंडिपेंडेंस का डे रहेगा, सीधा उन्होंने घोषित ही कर दिया कि भाई बहुत हो गया अभी इनका, हम 26 जनवरी 1930 को हमारा इंडिपेंडेंस रहेगा, बस हो गया अभी। और फिर बाद में ये जो डेट थी वही डेट रखी हमने अडॉप्ट करने की, मतलब फाइनल अडॉप्शन बोल सकते हैं। वैसे अडॉप्ट तो किया था हमने 26 नवंबर को ही, पर हम पूरा लागू किया 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। तो ये सब कहानी थी 26 जनवरी की, जो कि डिटेल में बताया इन्होंने। The Swaraj Party passed a resolution in May 1931 demanding that the Constituent Assembly has be converted to frame an acceptable constitution. The Indian people heard about the Constituent Assembly for the first time. The next decade saw the Congress waging battles both in the streets as well as on the constitutional front. Jawaharlal Nehru was categorically that the Constituent Assembly would function as a completely sovereign body. The British finally submitted to their through the India Independence Act. The Constituent Assembly, ठीक है, पूरा पढ़ते हैं फिर मैं इन शॉर्ट बताऊंगा आपको क्या चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मिल गई, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया फरवरी 2148 में, रिवाइज वर्जन बनाया नवंबर 4 में, सेकंड रीडिंग हैपन, क्लॉज बाय क्लॉज फाइनल ड्राफ्ट बनाया 26 नवंबर 1949 में। Unlike today, there were no time limits to the speeches of the assembly members. In total, the members spoke 3.6 million words. वो वर्ड्स भी काउंट किया। A total of 76535 amendments were moved. 2473 discussed. Constitution that came out of this hard work contained 395 articles and 8 schedules. Ambedkar had to shoulder much of the burden of drafting it and incorporating thousands of amendments. Rajendra Prasad, chairman of the assembly, acknowledged this, saying, I have realized as nobody else could have, with what zeal and devotion the members of the drafting committee and especially its chairman, despite his indifferent health, has worked. While moving the objectives resolution in December 46, Jawaharlal Nehru passionately appealed that
It was more than just a resolution, but a declaration, a firm resolve, a pledge, a finally a dedication. That was what the 299 members of assembly did through the 35 months of the constitution. 35 months मतलब कितना होता है? तो 3 महीने होते हैं, और 3 साल रहते हैं ऑलमोस्ट। 36 महीने तो 3 साल ही हो गए ना। 2 महीने 11 मंथ समथिंग डेज, ठीक है। 18 दिन थे आई गेस, 2 11 18 था कुछ तो। The journey of the 75 years witnessed many important constitutional reforms like Hindu Code Bill, fundamental duties, decentralization, Panchayati Raj, Article 370. Some criticize it as a colonial constitution. However, a closer look reveals that the constitution contained most elements of the Nehru Report of 1928. Outcome of our long freedom struggle, ठीक है, 75 years, one nation, one people. Ultimately, the constitution is only a statement of intent, constitutional morality acting its spirit. अच्छा देखिए, अभी हम कहाँ थे? तो हम आ गए थे कि हमने अडॉप्ट किया 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। फाइनल अडॉप्शन हमने, एक्चुअली देखा जाए तो इंडिपेंडेंस का डे था और अडॉप्शन का हमने रख दिया भाई, ठीक है। हमारे को जल्दी मिल गया इंडिपेंडेंस, अगस्त में मिल गया था। तो अभी ये जर्नी क्या बोल रहे हैं पूरा, आगे का डिकेड क्या बोला, पूरा स्ट्रगल वाला था कि ब्रिटिश वाले अलग बोल रहे, कांग्रेस वाले अलग बोल रहे, और इसके लिए फिर ब्रिटिश ने फाइनली सबमिट किया कि भाई हमारा पूरा कंप्लीटली सॉवरेन बॉडी रहेगा। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बोला कि भाई हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो पूरी कंप्लीटली सॉवरेन बॉडी रहेगी, किसी के अंडर काम नहीं करेगी। और फाइनली सबमिट किया ब्रिटिश ने कि भाई ठीक है, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट लाते हैं। उन्होंने फाइनल जो एक्ट था उनका 1947 में ला गया और बोला कि भाई ठीक है। फिर ये फिर से हिस्ट्री में जाते हैं। तो पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी हमारी दिसंबर 1946 में। ड्राफ्ट बन गया 48 में। सेकेंड रीडिंग हो गई क्लॉज बाय क्लॉज, फाइनल ड्राफ्ट बन गया 26 नवंबर 1949 में। और पहले तो कोई लिमिट भी नहीं थी, तो बहुत सारा डिस्कस कर सकते थे, जैसे अभी लिमिट दिया गया है इनको। तो इतने बार डिस्कस किया हमने, इतने अमेंडमेंट्स हो गए, इतने आर्टिकल्स है, कितने आर्टिकल्स है, 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल थे। और और बाकी लोगों ने भी उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की कि भाई इतने सारे, और इनकी तबीयत भी बहुत ख़राब थी वैसे डॉक्टर अंबेडकर जी की। भले इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी उन्होंने अच्छे से पूरा ड्राफ्ट किया, अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन। और बहुत सारे हमने रिफॉर्म्स भी किए इसमें, हिंदू कोड बिल, फंडामेंटल ड्यूटीज, इवन आर्टिकल 370 भी हमने निकाल दिया। बहुत लोग क्रिटिसाइज करते कि भाई कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन है, पर अगर क्लोजर लुक देखा जाए तो हमारा इंडियन पूरा जो स्ट्रगल का जो है आउटकम वो दिखता है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये सब था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूरी प्रोग्रेस। चलिए, अभी थ्रेड्स क्या है आप देख सकते हो। थ्रेड्स चांसेस आर लेस, मैं पढ़ूंगा ये हो गया, ये हो गया, मोटा मोटा तौर पर तो ये हो गया है हमारा। ये क्या है? बिग पिक्चर। चलिए फिर मिलते हैं फिर, उम्मीद है आपको समझ में आ रहेगा। देखते हैं। जय हिंद।